Friends, myself Mr. Pankaj Kumar, lecturer chemistry, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों, आज हम अगला टॉपिक लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था अपने क्लास 12 की केमिस्ट्री में, जो ये है चैप्टर अल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो लास्ट टॉपिक हमने लिया था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं उनको हमने देखा था। आज हम फिनॉल के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। फिनॉल के रासायनिक गुण, और फिनॉल के जो रासायनिक गुण हैं उनमें किन गुणों पे केवल इस वीडियो में हम केवल एक गुण पे चर्चा करेंगे। वो कौन सा होगा? वो होगा अम्लीय प्रकृति, यानी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। तो इसके बारे में हम जानेंगे, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, और फिर उस अम्लीय प्रकृति में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, फिर आगे चालू करते हैं। पहले तो अम्लीय प्रकृति क्या होती है, कैसे प्रदर्शित करता है। और अम्लीय प्रकृति को हम जानते हैं कि अगर कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन रिलीज करता है, यानी H+ आयन रिलीज करता है, तो फिर वो अम्लीय होता है। तो वो अम्लीय है तो फिर क्यों है, उसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, व्याख्या करने के लिए कौन कौन से रीजन देंगे उसकी अम्लीय प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए। दो रीजन आप दे सकते हैं, एक तो जो फिनॉल है उसके अनुनाद के द्वारा, उसकी अनुनाद संरचनाओं को समझा के, और दूसरा फिनॉक्साइड आयन की अनुनाद संरचनाएं बना के, यानी फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व के द्वारा आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसका कारण बता सकते हैं, फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। एक तो ये हमको जानना है। दूसरा हमको ये जानना है कि जो फिनॉल की अम्लीयता पर जो प्रतिस्थापी होते हैं, प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं फिनॉल के साथ में, अगर तो फिर उसका प्रभाव क्या होगा उन प्रतिस्थापियों का। सपोज ये हम कर लेते हैं कि ये फिनॉल तो हमारे पास पहले से है, लेकिन अगर इसमें कोई दूसरा एलिमेंट, सपोज कहते हैं एक प्रतिस्थापी यहाँ पे कोई X या R या कोई जो है ग्रुप जुड़ा हुआ है XYZ, तो इस ग्रुप की प्रेजेंस के कारण इस पे जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी जो अम्लीयता है, जो एसिडिक नेचर है इसका, तो वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। तो ये जो ग्रुप हो सकते हैं प्रतिस्थापी, वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होंगे। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का दूसरा प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का दूसरा प्रभाव होता है। तो इन दोनों प्रकार के समूहों का प्रभाव फिनॉल पे क्या होगा, फिनॉल की अम्लीयता पे क्या होगा, उसका भी अध्ययन हमको इस टॉपिक के अंतर्गत ही करना है। इसके बाद में इसी गुण के अंदर एक और आखिरी चीज जानेंगे, वो क्या होगी, वो ये होगी कि जो OH समूह का बेंजीन वलय पर क्या प्रभाव होगा। कि ये OH समूह लगा हुआ है, तो OH समूह का इस बेंजीन वलय पे कौन सा प्रभाव, मतलब वो प्रभाव का मतलब है कि वो अगर कोई नया ग्रुप इसे जुड़ने के लिए आता है तो उस ग्रुप को वो किधर निर्देशित करेगा, किधर जाने को बोलेगा कि आप वहाँ पे हमारी ऑर्थो पे जुड़ जाइए, मेटा पे जुड़े या पैरा पे जुड़े, तो किस पोजीशन पे वो उसको डायरेक्ट कर देगा, यानी इसके डायरेक्टिंग इफेक्ट को भी हमको इसमें ही जान लेना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एसिडिक नेचर, फिर उसका जो है एक्सप्लेनेशन। तो पहला हम देखेंगे अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति में आपने कहा कि कोई पदार्थ जलीय विलयन में यदि हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है या H+ आयन प्रोटॉन रिलीज करता है, प्रोटॉन मुक्त करता है, तो वो पदार्थ अम्लीय होता है। देखते हैं क्या ये रिलीज करेगा। ये फिनॉल है, ये OH, फिनॉल में ये बॉन्डिंग होती है, हम जानते हैं। फिनॉल इसके साथ OH ग्रुप, बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। जलीय विलयन यानी एक्वस, जलीय विलयन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे के फिर क्या करते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे के ये रिलीज हो जाएंगे, यहाँ से H+ के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएंगे। ये भी एक्वस यानी जलीय विलयन में होंगे, ये भी जलीय विलयन में होंगे। H+ आसानी से अगर निकल रहा है तो फिर इसका मतलब ये कैसा होगा, ये नेचर में कैसा होगा, ये एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। तो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो इसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती हैं, उनको जान लेते हैं जरा सा। तो इस अम्लीय गुण क्षार धातु से क्रिया या क्षार धातु के हाइड्रॉक्साइडों से जब इसकी हम क्रिया दिखाते हैं तो इसका अम्लीय गुण क्लियर हो जाता है, प्रदर्शित होता है। कैसे देखते हैं, ये C6H5OH फिनॉल का ही दूसरा रूप है।
फार्मूला हमने लिख दिया। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं क्षार धातु का मतलब है जैसे इसकी हमने करा दिया सोडियम धातु, क्षार धातु में एक क्रिया है सोडियम धातु, कोई क्षार धातु हमने ले ली। तो इससे जब हम रिएक्शन इसकी कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम है तो इसके दो सोडियम 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, तो 2 हमको इसके लेने पड़ेंगे। अब ये बन जाएगा C6H5O, ये इतना ग्रुप बचा हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से निकला, हाइड्रोजन की यहाँ पे आया सोडियम Na, 2 अणुओं से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो वो दोनों मिलके H2 गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। ये कंपाउंड बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड जी, सोडियम फिनॉक्साइड ये बन गया। कहना ये है फिनॉल, फिनॉल तो फिनॉल क्षार धातु से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। तो इसका मतलब है फिनॉल से H+ निकला, हाइड्रोजन निकला, तो फिर ये कैसा हो गया, ये प्रकृति में हो गया अम्लीय, एसिडिक हो गया। तो ये जो है क्षार धातु से इसकी क्रिया फिनॉल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। दूसरी क्रिया अगर हम देखना चाहें तो हम दूसरी रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। कैसे दूसरी रिएक्शन होगी, जो दूसरी रिएक्शन है तो क्षार धातु की बजाय क्षार धातु हैलाइडों से, अगर क्षार धातु हाइड्रोक्साइडों से अगर इनकी क्रिया कराएं तो भी हमको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम कास्टिक सोडा से अगर कराएं, NaOH से कराएं, KOH से कराएं तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और NaOH का OH ग्रुप दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2 वाटर बनाएंगे। बिल्कुल, जो सोडियम बचा वो हाइड्रोजन की जगह पे जाएगा, नहीं हाइड्रोजन अपना जब स्थान छोड़ेगा, रिलीज करेगा तो वहाँ पे सोडियम फिट हो जाएगा Na, फिर से वही C6H5ONa यानी सोडियम फिनॉक्साइड फिर से बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। इस रिएक्शन के द्वारा फिर से हमको ये पता चला कि जो फिनॉल है वो अपना H+ रिलीज कर रहा है, H+ रिलीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अम्लीय है। क्या हुआ, अम्लीय है। तो अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करने की ये 2 रिएक्शंस हैं, यानी इन 2 रिएक्शंस के द्वारा ये प्रदर्शित होता है कि फिनॉल कैसा है, अम्लीय है। ठीक है, तो अम्लीय गुण की आप व्याख्या कैसे करेंगे, फिनॉल जो है ये लगा तो है OH ग्रुप, OH ग्रुप हमने ये कहा था कि जिनमें OH ग्रुप लगा होता है वो क्षारीय होते हैं, लेकिन यहाँ तो OH ग्रुप है लेकिन नेचर कैसा है इसका, एसिडिक है। तो इसको आप क्यों बताएंगे, क्यों एसिडिक है, उसका आप जो है रीजन बताएंगे। तो उस रीजन की एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो उनको देखें, तो उस रीजन की व्याख्या करने के 2 रीजन हैं हमारे पास। पहला तो हम ये उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे अनुनाद के द्वारा। कैसे करेंगे, अनुनाद के द्वारा, बाय रेजोनेंस। तो अनुनाद के द्वारा हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी भी यौगिक की एक से अधिक अनुनादी संरचनाएं संभव हैं तो वह यौगिक अधिक स्थायी होता है। तो अनुनाद देखते हैं इसका, ये फिनॉल है, इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। अगर हम देखें तो क्या बनता है, अनुनादी संरचनाओं में हम जानते हैं कि जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज हो सकते हैं, यानी वो विस्थानीकृत हो सकते हैं। इसी कारण ये जो ऑक्सीजन है तो ये अपने लोन पेयर्स को इसके साथ बॉन्डिंग में लगाता है। जब बॉन्डिंग के लिए इसको देगा तो फिर इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो विस्थापित हो जाएंगे आर्थो पोजिशंस पे। ये तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये बॉन्ड टूटेगा, ये जब डबल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो रही है तो तुरंत ऑक्सीजन पे आ जाएंगे प्लस चार्ज, यानी इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, ऑक्सीजन के प्लस हुआ। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इस बॉन्ड के टूटने के साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो जाएंगे और इधर ये बॉन्ड एट इज बने रहेंगे, एज इट इज बने रहेंगे। अगली सिचुएशन में क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जब इन 2 कार्बन के बीच बॉन्डिंग के लिए दिए जाएंगे तब फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा, निगेटिव जो है चार्ज है यहाँ पे इस पोजीशन पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और ये पहले से बना हुआ इधर जो स्थितियां हैं वो सेम रहेंगी। अब अगली पोजीशन में अब फिर से जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा बॉन्डिंग के लिए तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अगली सिचुएशन में आप देख सकते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस
इन दो कार्बन की जो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होंगे तब ये डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, ये पहले से है। अब ये जो बॉन्डिंग ब्रेक हुई तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे फिर से ऑर्थो डैश पे आ जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इस ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है। अब एक स्ट्रक्चर इसकी भी और बन सकती है, वो कौन सी है? अगर हम देखें ये निगेटिव जब फिर से इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्डिंग के लिए नेगेटिव चार्ज यानी जो इलेक्ट्रॉन से अवेलेबल करा जाएंगे तो ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगी, इसके पास पहुंचेगा और ये डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ इसका जो पॉजिटिव है वो फिर से नेगेटिव यानी न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा OH बन जाएगा और ये बॉन्डिंग ये बन जाएगी। कुल मिला के जो है अगर हम देखें तो फिनॉल की कितनी अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं? 5 अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 अनुनादी संरचनाएं जब इसकी बन गई तो इन अनुनादी संरचनाओं के द्वारा हम देख सकते हैं कि 3 पोजीशंस हमारे पास हैं जिनमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव बना हुआ है तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये चाहता है हमारे पास पॉजिटिव ना हो बल्कि हम दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले लें। उस गुण के कारण क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है पॉजिटिव ऑक्सीजन तो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के खुद को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेगा और ये हाइड्रोजन का तो नेचर पहले से ही होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और H+ बनाना, इलेक्ट्रॉन छोड़ के H+ बनाना, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके फिर H+ बना के बाहर निकल जाएगा। तो ये अनुनाद के द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि जो फिनॉल है वो कैसा है नेचर में, एसिडिक है, अम्लीय है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति अनुनाद के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि जो ऑक्सीजन है वो धनावेशित हो रही है, तो ऑक्सीजन के धनावेशित होने के कारण हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके और H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसके कारण फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज इसको रफ करते हैं। आप अगर इनको बनाना चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अपनी रफ कॉपी पे बना के प्रैक्टिस करेंगे। अब जो दूसरा रीजन है वो हम आपको बताएंगे। दूसरा कौन सा रीजन है? दूसरा आपने बनाया फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व के द्वारा। तो अब जो बी पार्ट है इसका फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व द्वारा बाई स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा कैसे, पहले उसको देखते हैं। देखिए फिनॉल है हमारे पास, CH5OH, ये फिनॉल। इसको थोड़ा सा बॉन्डिंग ओपन करके आप देख लीजिए। ये अगर एक्वस है, जली है, तो फिर क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा, हाइड्रोजन पे प्लस हो जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा C6H5O- और साथ में H+। ये जो आयन बना, इसी आयन को हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन जो बना, तो अब इसकी अनुनादी संरचनाएं देख लीजिए, उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि ये जो है अम्लीय होता है। तो फिनॉक्साइड आयन, इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर बन सकती है बिल्कुल। तो अब इनकी अनुनादी संरचनाएं देख लेते हैं। फिनॉक्साइड आयन, ये नेगेटिव चार्ज है इस पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है एकांतर क्रम में। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है ही, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन का ले लिया, आप 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे नेगेटिव है। तो चाहे हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दें एक्स्ट्रा इस पे, चाहे हम एक नेगेटिव चार्ज दिखा दें, दोनों चीज़ें बराबर हैं। हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया, नेगेटिव चार्ज के कारण ये इसके साथ बॉन्डिंग के लिए जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा तो फिर ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। इधर देखते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे बन जाएंगे डबल बॉन्ड और ये तो बॉन्ड पहले से बने रहेंगे। ये बॉन्ड आपने ब्रेक दिखाया, यदि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ है यानी ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि अगर बॉन्ड टूटेगा नहीं
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, जो कि नहीं हो सकती, जिसके कारण ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनते ही इस दोनों कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे। अब डिलोकलाइजेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर आएंगे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा और ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये पहले से बना हुआ, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनी हुई है। अगली पोजीशन पे फिर से हम देख रहे हैं ये, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके लिए जब बॉन्डिंग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे तो फिर ये फिर से ऑर्थोडैश पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड तो पहले से बना है, ये भी पहले से बना है, यहाँ पे हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसको प्रोवाइड कराए जाएंगे तो फिर से नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास जो ही इलेक्ट्रॉन गए तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव बन गया और ये इस इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के कारण यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पहले से बन चुका है, यहाँ पहले से बन चुका है। फिर से हम देख रहे हैं कि फिनॉक्साइड आयन की कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी, 5 अनुनादी संरचनाएं बन गई हैं। तो जिस यौगिक या जिस आयन की, जिस स्पीसीज की जो है एक से अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती हैं तो फिर वो क्या होता है, वो अधिक स्थायी होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायी है। तो ये जो फिनॉल है तो अपने आप को फिनॉक्साइड आयन के रूप में स्थायी रखने के कारण ये H+ को रिलीज करके फिर फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। फिनॉक्साइड आयन बनते ही फिनॉक्साइड आयन स्थायी हो जाएगा। स्थायी होने के कारण ये फिर से हाइड्रोजन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये नेचर कैसा शो करेगा, एसिडिक शो करेगा, यानी जो है फिनॉक्साइड आयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय। तो फिनॉक्साइड कब बनेगा, यदि फिनॉल H+ रिलीज करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जो कि फिनॉक्साइड स्थायी होता है। तो स्थायी फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण फिनॉल क्या होता है, अम्लीय होता है, आप कह सकते हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो या तो ऑर्थो पे जा रहा है या फिर कहाँ पे जा रहा है, या फिर पैरा पे जा रहा है। ये यहाँ पे ये ऑर्थो पोजिशन है, ये ऑर्थोडैश है, ये मेटा है, ये मेटाडैश है, ये पैरा है। तो आपने देखा या तो इस ऑर्थो पे आ रहा है या फिर अगली पे मेटा को छोड़ के पैरा पे आ रहा है या फिर मेटाडैश को छोड़ के फिर से कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो। तो 3 पोजीशन पे ज़्यादा ऑर्थो पे आ रहा है, मेटा छोड़ के पैरा। तो यहाँ पे जो तीसरी बात सबसे नीचे हमने बताई थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि OH ग्रुप का बेंजीन वलय पर प्रभाव कैसा होता है। तो OH समूह का बेंजीन वलय पर आर्थो और पैरा निर्देशकारी प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव, आर्थो और पैरा निर्देशकारी प्रभाव। अच्छा, ये निर्देशकारी प्रभाव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जब रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी तो जो नया फंक्शनल ग्रुप आएगा, क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह आएगा, तो OH ग्रुप उसको रिंग में आर्थो या मेटा की ओर डायरेक्ट करेगा, मेटा की ओर निर्देशित करेगा, सॉरी मेटा नहीं, आर्थो और पैरा की ओर उसको निर्देशित करेगा कि या तो आप आर्थो पे जाके जुड़ जाइए या फिर आप पैरा पे जाके जुड़ जाइए। उसमें भी पैरा, देखिए इस पोजीशन के एस्पेक्ट में पैरा पोजीशन जो है कि डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो ये अपने से अधिकतम दूरी पर उसको रहने के लिए कहेगा, जिसके कारण क्या होगा, पैरा जो समावयव होगा वो अधिक स्थायी होगा और जो आर्थो समावयव होगा वो कम स्थायी होगा। तो दोनों में जो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल में OH ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है, फिनॉल में OH ग्रुप का बेंजीन वलय पर आर्थो और पैरा निर्देशकारी प्रभाव होता है, और जो पैरा समावयव होते हैं तो आर्थो समावयव की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। ये है, तो 2 बातें कंप्लीट हो गई। तीसरी बात जो इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये कि आपने कहा था कि फिनॉल पर अगर कोई दूसरा समूह जुड़ा ही है तो उस समूह के कारण इसकी अम्लीयता और अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इसकी अम्लीयता घटेगी या बढ़ेगी। तो उस चीज को फिर से देखते हैं। फिनॉल में किसी प्रतिस्थापी समूह की उपस्थिति के कारण उसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने कहा था 2 समूह 2 प्रकार के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। तो पहला हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा होने पर।
हम मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर फिनॉल में जुड़ा हुआ है तो फिनॉल की अम्लीयता पे क्या इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की नेचर रखते हैं, जैसे कि सपोज कर लेते हैं नाइट्रो ग्रुप हो गया NO2। NO2 ग्रुप एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ये डबल बॉन्ड है इधर, ये सपोज करते हैं किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है फिनॉल में, तो अब ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन पॉजिटिव होने लगेगा। तो पॉजिटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन का ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करने लगेगा, जिसके कारण कार्बन पॉजिटिव होने लगेगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ये जो ग्रुप होगा NO2 जो ग्रुप बनेगा, ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इलेक्ट्रॉन इससे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो इनका इफेक्ट क्या है देखते हैं, जैसे NO2 ग्रुप हो गया या CN ग्रुप है, CN ग्रुप में आप जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, या CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप में भी आप जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण ये जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की भांति कार्य करेगा। इसी तरह से और भी जो है एसिल ग्रुप है या एस्टर ग्रुप है, इसी तरह से वर्क करते हैं। तो देखते हैं, ये सपोज कर लेते हैं फिनॉल है और इसमें जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो NO2 ग्रुप जुड़ा होगा तब ये 3 टाइप के हो जाएंगे। ये तो एक तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये सपोज हम कर लेते हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल है, और तीसरा हम सपोज कर लेते हैं कि ये कौन सा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इनमें क्या होगा, अब नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड देखिए ब्रेक होने की नेचर बनेगी। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मांगेगा, जब इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ऑक्सीजन पॉजिटिव होगी, ऑक्सीजन पॉजिटिव होगी तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगी, हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन मांगी तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के तुरंत H+ बना के बाहर निकल जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा होने पर फिनॉल की अम्लीयता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा होने पर फिनॉल की अम्लीयता बढ़ जाती है। तो बढ़ जाएगी तब क्या होगा, अब इनमें जो है जो पैरा पोजीशन होती है, तो पैरा पोजीशन वाला जो आइसोमर है, पैरा आइसोमर है, वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो इस तरह से आर्थो, मेटा और पैरा, इन तीनों और इनके साथ में फिनॉल, इन सभी की अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा, इन सब में सबसे अधिक अम्लीय होगा पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर सबसे अधिक अम्लीय होगा। पैरा के बाद नंबर आता है आर्थो का, और आर्थो के बाद नंबर आता है मेटा का, मेटा के बाद सबसे कम अम्लीय कौन होगा, फिनॉल। यानी जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा होने पर जो नया कंपाउंड होगा तो वो फिनॉल से अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं वो क्या करते हैं, फिनॉल की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो फिनॉल से अधिक अम्लीय होंगे। लेकिन इन तीनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा, इन तीनों में सबसे अधिक होगा पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर के बाद इससे कम अम्लीय होगा आर्थो आइसोमर, आर्थो आइसोमर से कम अम्लीय होगा मेटा आइसोमर, और मेटा आइसोमर से भी कम अम्लीय होगा फिनॉल। तो ये हो गया इनका क्रम, सबसे अधिक पैरा आइसोमर, सबसे अधिक अम्लीय पैरा आइसोमर और उससे कम ऑर्थो, यानी सबसे अधिक हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे अधिक, फिर आर्थो नाइट्रोफिनॉल उससे कम, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल उससे कम, और फिनॉल फिर सबसे कम अम्लीय हो जाएगा। ये दूसरा ग्रुप। दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगा होने पर क्या पोजीशन होगी। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एल्किल ग्रुप जो भी होते हैं, या जो एल्कॉक्सी ग्रुप होते हैं, या फिर जो एमीन ग्रुप होते हैं, एमिनो ग्रुप होते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करने का नेचर रखते हैं उनकी उपस्थिति के कारण फिनॉल की अम्लीयता घट जाती है। क्यों घट जाती है, एक रीजन इसका हम देखेंगे। सपोज कर लेते हैं ये फिनॉल है और किसी पोजीशन पे एमीन ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है,
इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा बॉन्डिंग के लिए तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ये ब्रेक होंगे और ये फिर मेटा पोजीशन पे जाएंगे, और फिर मेटा पे जब जाएंगे तो फिर ये इसके साथ बॉन्डिंग होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये से ब्रेक होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जाएंगे, यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये इलेक्ट्रॉन जब रिंग की तरफ जाएंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व जब बढ़ेगा तो इसको ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खुद प्रोवाइड कराएगा। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा तो फिर ये हाइड्रोजन को बाहर निकलने नहीं देगा। हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगा होने पर फिनॉल की अम्लीयता घट जाती है, और फिनॉल की जब अम्लीयता घट जाती है तो क्या होता है, सपोज कर लेते हैं कि कोई एल्किल समूह जुड़ा होने पर, ये C6H5 और OH है, इसका एक हाइड्रोजन और हम कर दें यानी C6H5 और C6H4CH3OH, यानी मिथाइल के साथ में OH ग्रुप लगा है, यानी क्रिसॉल इसका नाम हो जाता है, क्रिसॉल। तो क्रिसॉल भी आपने 3 टाइप के बताया, तो ऑर्थो क्रिसॉल या मेटा क्रिसॉल या पैरा क्रिसॉल। तो इनमें क्या होगा, एक तो ये पहले नंबर पे तो फिनॉल हो गया, फिर फिनॉल के बाद में ये OH लगा हुआ है अगर पहली पोजीशन पे ऑर्थो पे, तो ये हो गया आर्थो क्रिसॉल, और फिर दूसरे नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये हो गया मेटा क्रिसॉल, और फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में OH लगा हुआ है, ये हो गया पैरा क्रिसॉल। तो ये आर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, तो इनका क्या होगा सीक्वेंस, ये फिनॉल। तो इनमें चूंकि फिनॉल से इनकी सबकी जो है वो अम्लीयता कम है, तो सबसे अधिक अम्लीय इसमें कौन सा होगा, फिनॉल सबसे अधिक अम्लीय होगा। फिनॉल से कम होता है मेटा आइसोमर, मेटा से कम होता है पैरा आइसोमर, और पैरा से कम होता है आर्थो आइसोमर। ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा, फिनॉल से कम मेटा, और मेटा से कम पैरा, पैरा से कम फिर आर्थो आइसोमर। ये सीक्वेंस इनका है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति में जो फिनॉल होते हैं उनकी अम्लीयता घट जाती है, और उनका सीक्वेंस क्रिसॉल के केस में अगर एग्जाम्पल क्रिसॉल कर लें तो उस केस में जो है इनका क्रम ये होगा, पहले फिनॉल, फिर मेटाइसोमर, फिर पैराइसोमर, फिर आर्थोआइसोमर। तो इस तरह से ये फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है, अम्लीय गुण, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। और आगे जो इसकी अन्य रिएक्शंस हैं, जो दूसरी रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।